30 साल तक भरपूर एंटरटेनमेंट और एक्शन का डोज देने के बाद मिशन इम्पॉसिबल फ्रेंचाइज अब अपने आखिरी पड़ाव पर है, जिसके लिए पूरी दुनिया एक्साइटेड है। और इसीलिए मैं लेकर आया हूं इस फ्रेंचाइज का एक अल्टीमेट रिकैप, ताकि फाइनल रेकनिंग देखते वक्त तुम्हारा एक्सपीरियंस एकदम स्मूथ हो। फ्रेंचाइज लवर्स के लिए ये एक कंप्लीट रिकैप तो होगा ही, लेकिन अगर तुम न्यू कमर हो और फाइनल रेकनिंग का मजा लेना चाहते हो तो डोंट वरी, मैंने इस वीडियो में सब कुछ कवर कर रखा है। तुम्हें बस इस वीडियो को एंड तक देखना है एंड तुम्हारा काम हो जाएगा। वीडियो के एंड में मैंने ये भी बताया है कि फाइनल रेकनिंग के लिए कौन कौन से की कैरेक्टर्स होने वाले हैं और कौन से प्लॉट पॉइंट्स को याद रखना जरूरी है। इसीलिए वीडियो को आधा छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना। सबसे पहले मैं इस फ्रेंचाइज को शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये कहानी है इम्पॉसिबल मिशन फोर्स या IMF नामक एक मल्टीनेशनल सिक्योरिटी एजेंसी की, जो कि एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है। और शुरुआत में इसमें सिर्फ US नेशनल्स ही हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे और भी देशों के सीक्रेट एजेंट्स इससे जुड़ने लगे। इनका मेन काम है इम्पॉसिबल मिशंस को अंजाम देना और दुनिया को बड़े खतरों से बचाना। इस फ्रेंचाइज पे हमारा मेन फोकस होगा ईथन हंट पे, जो कि IMF का एक टॉप एजेंट है और सारे इम्पॉसिबल मिशंस को यही अंजाम देने वाला है। इस फ्रेंचाइज में अब तक 7 मूवीज आ चुकी है और 8वां इसका फाइनल पार्ट होगा। अब रिकैप को शुरू करते हैं मिशन इम्पॉसिबल पार्ट 1 से। मिशन इम्पॉसिबल 1 की कहानी शुरू होती है IMF के एक सीक्रेट टीम के मिशन के साथ, जिन्हें प्राग भेजा गया है एक मिशन के लिए। और उनका मिशन है एक चोरी हुई NOC लिस्ट को रिकवर करना। इस लिस्ट में दुनिया भर के अंडरकवर एजेंट्स के नाम लिखे हुए हैं और अगर ये लिस्ट गलत हाथों में चली गई तो सारे एजेंट्स की जान खतरे में पड़ सकती है। टीम को लीड कर रहा होता है जिम फेल्प्स और उसके साथ होते हैं ईथन हंट, क्लेयर फेल्प्स, जैक हार्मन और सैरा डेब्स। मिशन शुरू होता है और एकदम स्मूथली चल ही रहा होता है कि उसके बाद चीजें धीरे धीरे गड़बड़ होना शुरू होती है। ईथन हंट के टीम के सारे मेंबर्स धीरे धीरे मरने लगते हैं, इंक्लूडिंग जिम फेल्प्स। मिशन के फेल होने के बाद सिर्फ ईथन ही जिंदा बचता है और जब वो IMF को रिपोर्ट करता है तो IMF के ऑफिशियल्स उसे कहते हैं कि ये सब तो सिर्फ एक ट्रैप था, ताकि IMF उस असली गद्दार को पकड़ सके। और क्योंकि इस मिशन में सिर्फ ईथन ही जिंदा बचा है, इसलिए IMF के लिए सिर्फ ईथन ही अब मेन सस्पेक्ट है। ईथन अब समझ जाता है कि IMF अब उस पे शक कर रही है, इसलिए चुपके से वो च्युइंगम बम फोड़ के वहां से भाग जाता है। इसके बाद ईथन अपनी इनोसेंस को प्रूव करने के लिए सिस्टम के खिलाफ चला जाता है। तभी उसे पता चलता है कि जिसने NOC लिस्ट चुराने की कोशिश की थी उसने उसे बेचने की कोशिश की थी एक अंडरग्राउंड ब्लैक मार्केट डीलर को, जिसका नाम होता है मैक्स। अब ईथन उससे सीक्रेटली मिलता है अपनी आइडेंटिटी बदलकर। वो मैक्स को वार्न करता है कि जिस इंसान से तुम डील कर रही हो वो IMF के अंदर एक गद्दार है और उस लिस्ट के जरिए IMF तुम्हें ट्रैक कर रहा है। मैक्स पहले ईथन पर शक करती है, लेकिन ईथन का इंटेलिजेंट और इन्फॉर्मेशन देखकर उस पर ट्रस्ट करने लगती है। ईथन मैक्स से डील करता है कि वो मैक्स को असली NOC लिस्ट ला कर देगा, लेकिन सिर्फ एक कंडीशन पर, कि मैक्स उसे उस गद्दार को पकड़ने में हेल्प करे। उसके बाद दोनों एक दूसरे को यूज करते हैं, लेकिन अपने म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए। इसके बाद ईथन अपनी नई टीम बनाता है लूथर स्टिकल और फ्रांस क्रीगर के साथ। इतने में क्लेयर भी टीम का हिस्सा बन जाती है। वो कहती है कि वो उस मिशन पे जिंदा बच गई थी और अब वो हेल्प करना चाहती है। ईथन शुरू में उस पे शक करता है, लेकिन बाद में उसे अपनी टीम पे ले लेता है। उसके बाद वो जाते हैं CIA हेडक्वार्टर्स, जहाँ होता है फिल्म का मोस्ट आइकॉनिक सीन, जहाँ ईथन सीलिंग से लटक कर एक अल्ट्रा सिक्योर वॉल्ट से असली NOC लिस्ट चुराता है। इसके बाद असली लिस्ट ईथन के पास होती है और वो मैक्स से ट्रेन पे मिलने का प्लान करता है, जहां मैक्स, उसका बायर और ईथन एक ही जगह होते हैं। और यहीं पर फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। मैक्स का बायर और IMF का मोल कोई और नहीं बल्कि जिम फेल्प्स होता है। उसने सिर्फ लालच के लिए अपनी टीम को मरवाया था और अपनी मौत का नाटक किया था। इस प्लान में क्लेयर भी जिम से मिली हुई थी, लेकिन ईथन के लिए सॉफ्ट कॉर्नर होने के कारण वो थोड़ी सी कंफ्यूज्ड थी। और जब क्लेयर जिम को रोकने की कोशिश करती है तो जिम उसे भी गोली मार देता है। उसके बाद जिम हेलीकॉप्टर से भागने की कोशिश करता है, तभी ईथन उस हेलीकॉप्टर को ट्रेन से एक केबल की मदद से बांध देता है। फिर एक धमाकेदार एक्शन सीक्वेंस के बाद वो हेलीकॉप्टर ट्रेन पे क्रैश कर जाता है और वहीं पे जिम की मौत हो जाती है। मैक्स भी पकड़ी जाती है, लेकिन IMF उसे ज्यादा पनिश नहीं करती क्योंकि उसने इनडायरेक्टली उस गद्दार को पकड़ने में हेल्प की थी। उसके बाद एंड में ईथन की इनोसेंस प्रूव हो जाती है, IMF का गद्दार एक्सपोज हो जाता है और असली NOC लिस्ट IMF के पास होती है। इसके बाद ईथन के लीडरशिप में उसे एक नया मिशन दिया जाता है और इसी के साथ शुरू होता है मिशन इम्पॉसिबल फ्रेंचाइज का ये लंबा सफर। अब बात करते हैं मिशन इम्पॉसिबल पार्ट 2 की। इसकी कहानी शुरू होती है एक साइंटिस्ट से जिसका नाम है डॉक्टर नेखोरविच। वो एक डेंजरस वायरस बनाता है जिसका नाम होता है काइमेरा। साथ ही उस वायरस का वो एक एंटीडोट भी बनाता है जिसका नाम होता है बेलेरोफोन। अब डॉक्टर नेखोरविच ये चाहता है कि ये दोनों चीजें IMF के पास एकदम सुरक्षित पहुंच जाए बिना किसी गलत हाथों में पड़े। लेकिन जब वो प्लेन पे ट्रेवल कर रहा होता है तब उसका प्लेन क्रैश हो जाता है। लेकिन ये क्रैश नेचुरल नहीं था, एक्चुअली IMF का एक रोग एजेंट C
एम्ब्रोस ईथन का भेष बदलकर उस वायरस को चुरा लेता है और प्लेन को क्रैश करने में उसी का हाथ था। अब ईथन हंट, जो कि एक एक्सपीरियंस्ड IMF एजेंट है, उसे एक मिशन दिया जाता है कि वो एम्ब्रोस को रोके और उस वायरस को वापस IMF के पास लेकर आए। इस बार ईथन IMF को एक स्पेशल हेल्प देने को कहता है और मिशन से जुड़ती है न्या न्योर्डोफ हॉल, एक चोरी करने वाली लड़की। न्या पहले एम्ब्रोस की गर्लफ्रेंड थी, इसलिए IMF चाहता है कि न्या फिर से एम्ब्रोस के करीब आए और उसकी हर हरकत की इंफॉर्मेशन IMF को दे। मिशन के बीच में ईथन और न्या एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और उनके बीच प्यार हो जाता है, लेकिन ड्यूटी के लिए न्या को एम्ब्रोस के पास भेजना पड़ता है। एम्ब्रोस पहले तो उस पर पूरा भरोसा करता है, लेकिन धीरे धीरे उसे उस पर शक होने लगता है। न्या एम्ब्रोस के मेंशन में रहती है और सीक्रेटली उसके प्लान IMF को बताती रहती है। और एक समय तो ऐसा भी आता है जब एम्ब्रोस को न्या पर पूरा शक हो जाता है और अपने प्लान को छिपाने के लिए वो उसे काइमेरा से इन्फेक्ट कर देता है। इस वायरस से इन्फेक्ट होने के बाद एक इंसान के पास केवल 20 घंटा ही होता है उस वायरस का क्योर लेने का, वरना वो इंसान मर जाता है। अब ईथन काफी परेशान हो जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि बायोसाइट नाम की एक कंपनी के पास उस वायरस का क्योर रखा गया है। वो उस कंपनी के लैब में घुस जाता है। उसके बाद एक जबरदस्त एक्शन सीन होता है। ईथन फाइट करता है, लैब के अंदर एक्सप्लोजन होता है और फाइनली वो वायरस के सैंपल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन क्योर का एक डोज बचाकर उसे न्या को दे देता है। क्लाइमेक्स में ईथन और एम्ब्रोस के बीच एक जबरदस्त फाइट सीन होता है, जिसमें मोटरसाइकिल चेस सीन भी शामिल होता है और एंड में ईथन एम्ब्रोस को मार देता है। न्या की जान भी बच जाती है और मिशन सक्सेसफुल होता है। एंड में ईथन और न्या एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हैं और दुनिया एक बड़े खतरे से बच जाती है। अब बात करते हैं मिशन इम्पॉसिबल पार्ट 3 की। ईथन हंट अब एक सीक्रेट एजेंट नहीं है, वो IMF छोड़ चुका है और अब वो एक ट्रेनिंग ऑफिसर है जो कि नए एजेंट्स को ट्रेन करता है। उसने एक डॉक्टर जूलिया से शादी भी कर ली है, जो कि ये समझती है कि ईथन किसी गवर्नमेंट जॉब में है और उसे ईथन के सीक्रेट एजेंट होने का बात नहीं पता। फिर एक दिन IMF ईथन को बुलाता है क्योंकि उसकी एक पुरानी स्टूडेंट और एजेंट लिंडस्ले एक डेंजरस मिशन पर गई थी और अब वो किडनैप हो गई है, जिसे बचाने के लिए ईथन अपनी पुरानी टीम के साथ फिर से यूनाइट होता है। वो लोग लिंडस्ले को ढूंढ लेते हैं, लेकिन उसका दिमाग एक छोटे से डिवाइस से अटैच्ड रहता है, जो कि उसके मरने का कारण बनता है। अब इस बात से ईथन को काफी बुरा लगता है क्योंकि लिंडस्ले उसकी एक स्टूडेंट थी। इन्वेस्टिगेशन के बाद ईथन को यह पता चलता है कि इसके पीछे एक डेंजरस आर्म्स डीलर है, ओवेन डेवियन, जो इलीगल वेपन्स और सीक्रेट्स बेचता है। डेवियन के पास एक मिस्टीरियस आइटम है जिसका नाम है रैबिट्स फूड, जिसका एग्जैक्ट नाम कोई नहीं जानता, पर वो बहुत डेंजरस है। इसके बाद ईथन और उसकी टीम डेवियन को वेटिकन में एक स्मार्ट प्लान से पकड़ लेते हैं। वो डेवियन को ले ही जा रहे होते हैं कि उनके ऊपर एक अटैक हो जाता है और अटैक के बावजूद वो डेवियन को सेफली US ले जाते हैं। वही जेल में डेवियन ईथन से कहता है कि वो उसकी वाइफ को ढूंढ लेगा और उसे मार देगा। थोड़ी देर बाद ही IMF के अंदर किसी इनसाइडर की हेल्प से डेवियन जेल से भाग जाता है और सच में जूलिया को किडनैप कर लेता है। फिर ईथन को भी IMF अरेस्ट कर लेती है क्योंकि उन्हें लगता है कि वो रूल्स तोड़ रहा है। फिर ईथन हॉस्पिटल के इक्विपमेंट्स को यूज करके वहां से भाग जाता है। उसके बाद वो अपनी वाइफ को बचाने के लिए खुद निकल पड़ता है बिना IMF की परमिशन के। वो शंघाई जाता है जहां रैबिट्स फूड एक हाई सिक्योरिटी बिल्डिंग में होता है। ईथन एक डेयरिंग स्टंट करता है और बिल्डिंग से जंप करके रैबिट्स फूड चुरा लेता है। उसके बाद वो डेवियन को जूलिया के बदले वो ऑब्जेक्ट दे देता है। इसके बाद डेवियन ईथन को मारने की कोशिश करता है और उसके दिमाग में वही छोटी सी बॉम्ब डिवाइस लगाता है जो लिंडस्ले के दिमाग में था। लेकिन क्लाइमेक्स में ईथन फाइट करता है, डेवियन को मार देता है और जूलिया को बचा लेता है। और एंड में ईथन जूलिया को बताता है कि वो एक सीक्रेट एजेंट है। जूलिया उसे बचाने के लिए उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करती है, उसे एक इलेक्ट्रिक शॉक देती है जिससे दिमाग का डिवाइस डीएक्टिवेट हो जाता है और ईथन बच जाता है। एंड में ईथन सेफ होता है, जूलिया भी सेफ होती है, डेवियन मर चुका होता है और रैबिट्स फूड IMF के पास होता है। जूलिया को सब कुछ पता चल जाता है, लेकिन इसके बावजूद वो ईथन को एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद ईथन फिर से IMF के साथ जुड़कर काम करने का डिसाइड करता है और फिर मूवी खत्म हो जाती है। इसके बाद आती है मिशन इम्पॉसिबल घोस्ट प्रोटोकॉल। इसकी कहानी शुरू होती है और शुरुआत में एक IMF एजेंट ट्रेवर हैनवे एक सीक्रेट मिशन पे होता है, लेकिन उसे एक प्रोफेशनल असैसिन सबिन मोरू मार देती है और उसके पास से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर कोड्स चुरा लेती है। उसके बाद हम देखते हैं ईथन हंट को, जो इस वक्त एक रशियन जेल में बंद होता है। उसकी टीम बेंजीदुन और जेन कार्टर उसे जेल ब्रेक करके बाहर निकाल लेते हैं और जेल से निकलने के बाद उन्हें एक नया मिशन मिलता है। उन्हें रशिया की एक मिलिट्री बिल्डिंग क्रेमिन जाना होता है
है जहां उन्हें एक फाइल चुरानी होती है और ये फाइल एक डेंजरस टेररिस्ट कोबाल्ट के बारे में होती है। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल ही रहा होता है कि तभी क्रेमलिन के अंदर एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है और सबको यही लगता है कि ये ब्लास्ट ईथन और उसकी टीम ने किया है। इस बात से रशिया एकदम गुस्सा हो जाता है और अमेरिका को ब्लेम करता है। इसके बाद IMF को बंद कर दिया जाता है और एक्टिवेट हो जाता है घोस्ट प्रोटोकॉल। मतलब अब ईथन की टीम के पास ना कोई सपोर्ट है, ना कोई रिसोर्सेस, ना कोई बैकअप, बस अपने दम पे मिशन को कंप्लीट करना है। इसके बाद ईथन, बेंजी, जेन और एक नए मेंबर विलियम ब्रांट की टीम बन जाती है। ब्रांट एक एनालिस्ट है लेकिन क्लियरली उसके पास सीक्रेट स्किल्स भी हैं। इसके बाद टीम चली जाती है दुबई, जहां सबसे इंपॉर्टेंट सीक्वेंस होता है बुर्ज खलीफा में। यहाँ ईथन को स्काई स्क्रैपर के बाहर चढ़कर बिल्डिंग का कंप्यूटर सिस्टम हैक करना होता है एंड लिटरली ग्लास वॉल के बाहर लटक के ये सीन काफी टेंशन से भरा होता है। वो लोग एक डील को रोकने की कोशिश करते हैं जिसमें टेररिस्ट के आदमी और कोड चुराने वाली किलर सबीन इन्वॉल्व होती है, लेकिन डील बीच में बिगड़ जाती है। सबीन भाग जाती है और विलन कोबाल्ट, जिसका असली नाम कर्ट हेंड्रिक्स होता है, वो मिशन लॉन्च करने की प्लानिंग में लग जाता है। इसके बाद कहानी सीधा मुंबई पहुंचती है। हाँ, अपने इंडिया वाला मुंबई, क्योंकि हेंड्रिक्स एक सैटेलाइट सिस्टम का यूज करके रशियन न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च कर देता है। उसका प्लान है कि न्यूक्लियर वॉर हो जाए जिससे दुनिया तबाह हो जाए और एक नई शुरुआत हो। अब ईथन और उसकी टीम मुंबई के एक सर्वर फैसिलिटी में आखिरी बार उसे रोकने जाते हैं। अब यहाँ पर एक जबरदस्त एक्शन सीन होता है जहाँ ईथन एक ऑटोमेटेड कार के ऊपर गिर जाता है और उसे चेज करता है और फाइनली मिसाइल को लास्ट सेकंड पे डीएक्टिवेट कर देता है और दुनिया एक तबाही से बच जाती है। एंड में पता चलता है कि ईथन की बीवी, जिसे सब लोग समझ रहे होते हैं कि वो मर चुकी है, एक्चुअली जिंदा है। अब हुआ ये था कि स्टार्टिंग में हमें ईथन को एक जेल में दिखाया गया था और इसके पीछे भी एक कहानी है। कहानी दरअसल ये है कि ईथन और जूलिया की जान खतरे में होती है और उन्हें मारने के लिए कुछ लोग आने वाले होते हैं और इनकी जान बचाने के लिए IMF एक एजेंट को भेजते हैं, वो भी बिना ईथन को इन्फॉर्म किए हुए। अब वो एजेंट कोई और नहीं बल्कि विलियम ब्रांट ही था। अब होता यह है कि एक दिन ईथन जॉगिंग पर जा रहा होता है और उसको फॉलो करते करते ब्रांट भी उसके पीछे पीछे चला जाता है और जूलिया के प्रोटेक्शन के लिए वो 2 लोगों को छोड़कर जाता है और जब ब्रांट वापस आता है तो ब्रांट को उन लोगों की लाश मिलती है। इस वजह से ब्रांट गिल्ट में आ जाता है, लेकिन जूलिया की फेक मौत को ईथन नहीं क्रिएट किया था और खुद एक मिशन को कंप्लीट करने के लिए जेल चला गया था। उसके बाद ईथन ब्रांट को सब कुछ सच सच बता देता है और इस तरह मिशन पूरा हो जाता है। टीम बिखरती है लेकिन सब एक नए मिशन के लिए तैयार हो जाते हैं। अब बात करते हैं मिशन इम्पॉसिबल रोग नेशन की। तो भाई सीन कुछ ऐसे शुरू होता है कि ईथन हंट एक डेंजरस मिशन पे होता है और एक कार्गो प्लेन को रोकने की कोशिश करता है जो कि केमिकल वेपन्स के साथ कहीं जा रहा होता है और ईथन लिटरली प्लेन के अंदर लटक के घुस जाता है और मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेता है। लेकिन असली प्रॉब्लम तो तब शुरू होता है जब उसे पता चलता है कि एक सीक्रेट और डेंजरस ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है सिंडिकेट। ये लोग बेसिकली पुरानी इंटेलिजेंस एजेंसीज के रोग एजेंट्स होते हैं जो ऑफिशियली डेड डिक्लेयर हो चुके होते हैं, पर एक्चुअली सीक्रेटली एक टेररिस्ट ग्रुप बना के गवर्नमेंट्स को गिराने और दुनिया में केओस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ईथन इस सिंडिकेट के पीछे पड़ता है लेकिन तभी CIA IMF को बंद करवा देता है और ईथन को फ्यूजिटिव डिक्लेयर कर देता है। अब ईथन पे दोनों साइड से प्रेशर होता है। एक तरफ CIA उसे ढूंढ रही होती है और दूसरी तरफ वो सिंडिकेट के खिलाफ फाइट कर रहा होता है। फिर कहानी में एंट्री होती है एल्सा फोस्ट की, जो पहले लगता है कि सिंडिकेट के लिए काम कर रही है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो MI6 की अंडरकवर एजेंट है और वो भी लेन को गिराने के लिए काम कर रही होती है। इस मिशन पे ईथन अकेला नहीं रहता, उसके पास बेंजी होता है जो हर बार की तरह टेक्निकल सपोर्ट देता है और लेटर लूथर भी उसे ज्वाइन करता है और ब्रांट भी इनडायरेक्टली उसे हेल्प करता है। पूरी टीम सीक्रेटली एक प्लान बनाती है जिसमें वो सिंडिकेट के लीडर सोलोमन लेन को ढूंढकर उसका गेम खत्म करना चाहते हैं। इसमें एल्सा का रोल थोड़ा ट्रिकी होता है क्योंकि वो दोनों साइड से होती है, लेकिन दिल से ईथन का ही साथ देती है। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है जब उन्हें पता चलता है कि सिंडिकेट का असली मकसद एक सीक्रेट लेजर के जरिए पैसे और एजेंट को कंट्रोल करना है और एल्सा के थ्रू वो लोग उस डिजिटल फाइल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। बीच बीच में बहुत सारे ट्विस्ट्स आते हैं जैसे चेस सीन्स, बिट्रेयल्स, क्लोज एस्केप्स, लेकिन फाइनली ईथन एक स्मार्ट ट्रैप सेट कर लेता है जिसमें वो सोलोमन लेन को जिंदा पकड़ लेता है उसी गैस चेंबर में जहां लेन ने उसे पहले मारने की कोशिश की थी। इसके बाद मूवी एंड होती है जब CIA को फाइनली मानना पड़ता है कि सिंडिकेट रियल था और ईथन सही था और IMF को वापस एक्टिवेट किया जाता है। सोलोमन लेन पकड़ा जा चुका होता है और एल्सा भी अपने मिशन पे वापस चली जाती है, लेकिन ईथन और उसके नाम की लॉयल्टी और दोस्ती और भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है।
अब बात करते हैं मिशन इम्पॉसिबल पार्ट 6 की, यानी मिशन इम्पॉसिबल फॉलआउट की। तो जैसा कि हमें पता है कि रोग नेशन के एंड में ईथन ने सोलोमन लेन को फाइनली कैप्चर कर लिया था, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। वक्त गुजरता है और लेन जेल में होता है, लेकिन उसके फॉलोअर्स जो खुद को कहते हैं द अपोजल्स चुपचाप एक नए प्लान पे काम कर रहे होते हैं। और अब उनका मिशन होता है 3 प्लूटोनियम बॉम्ब्स को चुराना और दुनिया के 3 अलग अलग पार्ट्स में एक साथ न्यूक्लियर ब्लास्ट करना। और यहीं से शुरू होता है मिशन इम्पॉसिबल फॉलआउट। ईथन हंट को एक और इम्पॉसिबल मिशन दी जाती है और मिशन ये है कि उसे प्लूटोनियम को सिक्योर करना है। लेकिन मिशन के दौरान जब उसके दोस्तों की जान खतरे में पड़ती है तो वो प्लूटोनियम को छोड़कर अपने दोस्तों की जान बचाने चला जाता है और उसी मोमेंट में प्लूटोनियम खो जाता है। इसी गलती की वजह से CIA IMF पे शक करने लगती है और उनका एक रूथलेस एजेंट ऑगस्ट वॉकर को ईथन के साथ जोड़ दिया जाता है। ऑगस्ट और ईथन ऑफिशियली तो पार्टनर होते हैं, लेकिन ऑगस्ट ईथन के हर मूव पर डाउट करता रहता है। इसके बाद ईथन को एक लीड मिलता है और लीड ये है कि एक आर्म्स डीलर व्हाइट विडो के थ्रू वो प्लूटोनियम तक पहुंच सकता है। लेकिन व्हाइट विडो डील तभी करेगी जब ईथन सोलोमन लेन को छुड़ा के उसके हवाले करेगा। इसके बाद ईथन और उसकी टीम एक डेंजरस मिशन प्लान करते हैं और एक एपिक सीक्वेंस के बाद लेन को छुड़ा लेते हैं। लेकिन यहाँ से कहानी एक बड़ा ट्विस्ट लेती है और ट्विस्ट ये होता है कि ऑगस्ट वॉकर ही असली विलन होता है और उसका असली नाम होता है जॉन लार्क और उसका प्लान होता है कि लेन के साथ मिलकर कश्मीर में 2 न्यूक्लियर बॉम्ब्स फोड़ना ताकि इंडिया, पाकिस्तान और चाइना की वाटर सप्लाई कंटेमिनेट हो जाए और दुनिया में मास डिस्ट्रक्शन हो। इसके बाद ईथन, बेंजी, लूथर और एल्सा फोस्ट मिलके कश्मीर जाते हैं और वहाँ बॉम्ब को डीएक्टिवेट करने के लिए चाहिए होता है ट्रिगर, जो कि वॉकर के पास होता है। अब यहाँ होता है फिल्म का मोस्ट इंसेंस सीक्वेंस, जहाँ होता है हेलीकॉप्टर चेज, माउंटेन्स पे फाइट, टाइम टिकलिंग और एक पॉइंट तो ऐसा आता है कि भाई अब सब खत्म। लेकिन हमेशा की तरह ईथन हर इम्पॉसिबल मिशन को पॉसिबल बना देता है। उसी तरह इस बार भी लास्ट मोमेंट पे वो ट्रिगर छीन लेता है और बॉम्ब को डीएक्टिवेट कर देता है। वॉकर मर जाता है, लेन दोबारा कस्टडी में चला जाता है और IMF एक बार फिर से मिशन को कंप्लीट कर लेती है। अब बात करते हैं मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग की, जो कि मिशन इम्पॉसिबल फाइनल रेकनिंग का पार्ट 1 है और फाइनल रेकनिंग की कहानी इसी पार्ट के बाद कंटिन्यू होगी, तो इसे ध्यान से सुनना। मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग की कहानी एक AI के अराउंड घूमती है जिसका नाम है द एंटिटी। ये AI इतना खतरनाक और पावरफुल है कि ये दुनिया की हर सिस्टम को कंट्रोल कर सकती है, चाहे वो कोई न्यूक्लियर वेपन हो, कम्युनिकेशन नेटवर्क हो या फिर कोई भी सिस्टम हो। फिल्म की शुरुआत एक रशियन सबमरीन के एक्सप्लोजन से होती है जो किसी के हैक होने के वजह से उड़ा दी जाती है और इस अटैक का मेन रीजन द एंटिटी ही होता है जो हर चीज को कंट्रोल कर सकता है। ईथन को पता चलता है कि द एंटिटी को रोकने के लिए एक की जरूरत है जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, इसलिए ईथन को दोनों पार्ट्स को एक साथ लाना होगा ताकि वो द एंटिटी को अपने कंट्रोल में ले सके। ईथन हंट को अगला मिशन मिलता है जिसमें उसे अरेबियन डेजर्ट में एल्सा फोस्ट से मिलना होता है जिसके सर पर $50 मिलियन का बाउंटी है और उसके पास की का पहला हिस्सा है। ईथन बाउंटी हंटर्स से लड़ता है और इल्सा से वो की का हिस्सा लेकर उसे कहता है कि वो छिप जाए। फिर यूएस में ईथन द कम्युनिटी के मीटिंग में इन्फिल्ट्रेट करता है जिसमें CIA डायरेक्टर यूजिन कैटरिज और DNI डेनलिंगर भी होते हैं जो द एंटिटी के बारे में बात कर रहे होते हैं। अब मेजर पावर्स एंटिटी को कंट्रोल करने के रेस में हैं और की के दूसरे हिस्से के बारे में ये बिलीव किया जाता है कि इसमें एंटिटी का सोर्स कोड होगा। इसके बाद ईथन अपनी टीम लूथर और बेंजी के साथ अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाता है क्योंकि उसे पता चलता है कि एयरपोर्ट के अंदर कोई उस की का दूसरा हिस्सा लेकर आया है। यहाँ ईथन कम्युनिटी के एजेंट्स को इवेड कर लेता है जो कि जेस्पर ब्रिग्स के लीड में होते हैं और एक मिस्टीरियस थर्ड पार्टी को भी। लेकिन की का दूसरा हिस्सा चोरी हो जाता है ग्रेस के द्वारा जो कि एक हाई प्रोफाइल थीफ थी। उसके बाद एंट्री होती है गैब्रियल की जिसका मेन गोल है द एंटिटी को इस दुनिया का कंट्रोल देना। गैब्रियल और ईथन के बीच एक पास्ट राइवलरी भी होती है जिसके वजह से यह मिशन और भी इंटेंस होने वाला था। अब ईथन अपनी टीम को डिसबैंड कर देता है और ग्रेस का पीछा करता है। ग्रेस का पीछा करते हुए ईथन रोम तक पहुंच जाता है, लेकिन ग्रेस एक लंबे चेस के बाद फिर से भाग जाती है। ईथन अपनी टीम से दोबारा मिलता है इंक्लूडिंग एल्सा फोस्ट और सभी ये एग्री करते हैं कि ये मिशन उनकी जान से ज्यादा जरूरी है। ईथन और उसकी टीम वेनिस पहुंचती है जहां एक बड़ी डील होने वाली थी। वहां जाकर ईथन को पता चलता है कि एलेना मित्सोपोलिस नाम के एक आर्म्स डीलर के पास की का पहला हिस्सा है और उसने ही ग्रेस को हायर किया था ईथन से की चुराने के लिए एंड वो की के दोनों हिस्सों को उसी के पास बेचेगी जो उसे ज्यादा पैसा देगा। इसी बीच गैब्रियल कहता है
जिसकी की के दोनों हिस्से कल सुबह ट्रेन में उसके हाथ लग जाएगी और ये बात द एंटिटी ने पहले से ही प्रिडिक्ट कर रखी है। लेकिन आज एल्सा और ग्रेस में से कोई तो मरेगी। फिर इथन उन दोनों को बचाने की कोशिश करता है और गैब्रियल के हेंच वुमन पेरिस को हराता है और उसकी जान बख्श देता है। इसी बीच एल्सा और ग्रेस गैब्रियल से लड़ते हैं और इस बीच एल्सा की मौत हो जाती है। उसके बाद ग्रेस गिल्ट में आकर इथन की टीम ज्वाइन कर लेती है। अब टीम का मिशन होता है दोनों कीज को एक साथ लाना और की से जुड़े सीक्रेट्स को जानना। उसके बाद ग्रेस एलेना का मास्क पहनकर ट्रेन में चढ़ जाती है और उसे बेहोश करके वो की ले लेती है। वही ट्रेन पर गैब्रियल भी पहुंच जाता है और उसे डेनलिंगर से पता चलता है कि कंप्लीट की एक चेंबर को अनलॉक करेगा जहां सेवस्तोपोल नाम के सबमरीन का कंप्यूटर रखा है और पता चलता है कि एंटिटी का पहला वर्जन सबमरीन के सिस्टम में इंजेक्ट किया गया था ताकि उसके स्टेल्थ कैपेबिलिटी को साबोटाज किया जा सके। डेनलिंगर का कहना होता है कि उस अर्ली वर्जन का सोर्स कोड अब भी उस चेंबर में है। ये इन्फॉर्मेशन का पता लगते ही तुरंत गैब्रियल डेनलिंगर को मार देता है। उसके बाद वो पेरिस को भी मारने की कोशिश करता है क्योंकि वो ये चाहता है कि ये राज बस उस तक ही सीमित रहे। फिर ग्रेस एलेना के रूप में बायर से मिलती है। फिर उसे पता चलता है कि किटरीज ही वो बायर है और वो की लेकर भाग जाती है। इधर इथन क्लिफ से पैराशूट करके ट्रेन में घुस जाता है और ग्रेस को बचाता है, लेकिन उसी बीच गैब्रियल की को चुरा लेता है। इथन गैब्रियल से फाइट करता है और उसे हरा भी देता है और क्योंकि उसे की से जुड़े सीक्रेट्स जानने थे इसीलिए वो उसे नहीं मारता। तभी ब्रिक्स और डेगस इंटरवीन करते हैं और गैब्रियल की लेकर भाग जाता है एंड ब्रिज को डिटोनेट करने का काउंटडाउन शुरू कर देता है। उसके बाद वो सारे पैसेंजर्स को बचाते हैं और बचाते बचाते खुद खतरे में पड़ जाते हैं, लेकिन इस बार पेरिस उनकी मदद करती है। आखिरी समय पे पेरिस इथन को सेवस्तोपोल के बारे में सब कुछ बता देती है। ग्रेस किटरीज को बता देती है कि उसने IMF को ज्वाइन कर लिया है। इधर गैब्रियल को लगता है कि की उसके पास है, लेकिन फाइट के वक्त इथन ने गैब्रियल के पॉकेट से वो की निकाल लिया था और गैब्रियल का हाथ खाली होता है एंड इथन और बेंजी की लेकर ड्राइव करते हुए भाग जाते हैं। तो दोस्तों यहीं पे खत्म होता है मिशन इम्पॉसिबल। सारे मूवीज का रिकैप देने के बाद अब मैं तुम्हें बताऊंगा उन सारे की कैरेक्टर्स और प्लॉट पॉइंट्स के बारे में जिसके बारे में जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है फाइनल रेकनिंग देखने से पहले। तो पहला की कैरेक्टर है खुद इथन। इथन इस फ्रेंचाइज का हीरो है और डेड रेकनिंग के बाद इसका मिशन और भी ज्यादा पर्सनल हो गया है, इसलिए इथन किस तरह द एंटिटी को रोकेगा ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। सेकेंड की कैरेक्टर है ग्रेस, जो इनिशियल कंफ्यूजन के बाद इथन के टीम में शामिल हो चुकी है और ग्रेस का रोल भी काफी सिग्निफिकेंट होगा क्योंकि वो द एंटिटी से डायरेक्टली लिंक्ड है। थर्ड है द एंटिटी। इस एआई का मोटिव है वर्ल्ड का कंट्रोल लेना और ग्लोबल इंस्टेबिलिटी क्रिएट करना, इसीलिए इस एआई को रोकने के लिए इथन और उसकी टीम को अपना बेस्ट एफर्ट डालना होगा। फोर्थ है किटरीज। इसका कैरेक्टर हमेशा अथॉरिटी का होता है और इसके डिसीजंस इथन के एक्शंस को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। अगला कैरेक्टर है बेंजी का और ये कैरेक्टर फ्यूचर पार्ट्स में भी जरूरी होगा क्योंकि ये टेक्नोलॉजी और हैकिंग से रिलेटेड इश्यूज को हैंडल करता है। नेक्स्ट है लूथर। ये शुरू से इथन के साथ है और स्टोरी में इमोशनल डेप्थ ऐड करेगा। इसके बाद कुछ की प्लॉट पॉइंट्स को भी जान लेते हैं। तो पहला की पॉइंट है द एंटिटी का पावर, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। ये दुनिया के सिक्योरिटी सिस्टम्स को मैनिपुलेट कर सकता है और ये भी प्रूव करता है कि एआई इस दुनिया के लिए बहुत ही डेंजरस हो सकता है। सेकंड है ग्रेस का रोल और बिट्रेयल। ग्रेस का कैरेक्टर इनिशियली ग्रे एरिया में था और डेड रेकनिंग पार्ट 1 में उसका बिट्रेयल एक मेजर प्लॉट पॉइंट है। अब देखना पड़ेगा कि ग्रेस की लॉयल्टी आगे भी बरकरार रहती है या नहीं। थर्ड है इथन हंट की पर्सनल जर्नी, जो कि उसकी रिलेशनशिप्स, डायनेमिक्स, उसके डिसीजंस और उसके फ्यूचर आउटकम्स को अफेक्ट करते हैं। इसलिए इथन का इनर स्ट्रगल और सेक्रीफाइसेस पार्ट 2 में और भी डीप हो सकता है। तो भाई लोग ये था मिशन इम्पॉसिबल फ्रेंचाइज का कंप्लीट रिकैप। आई नो वीडियो थोड़ा लंबा था, फिर भी यहाँ तक रुके हो तो थैंक यू। और वीडियो अगर पसंद आए तो इसे शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ तुम सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।